हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का, या आप साइंस में बोल सकते हैं, साइंस के अंडर में केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व करे थे। और लास्ट वीडियो में पेज नंबर 25 एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोग ने सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 2 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे अभी भी नए आए हैं, आपको इस चैनल के बारे में अगर नहीं पता है बच्चों, तो इस चैनल पे आपको हर एक चैप्टर को पढ़ा दिया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स क्लास 10 के हर एक चैप्टर को पढ़ा दिया गया है, ठीक है। और हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, शायद आपको ना पता हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। बहुत ही अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस वहाँ पर दी रहती हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की पूरी सॉल्व करा चुके हैं इस चैनल पे, ठीक है। और अब एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। वैसे तो एनसीईआरटी हम क्लास के बीच में ही सॉल्व करा चुके हैं, जहाँ हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। फिर भी जिन बच्चों को अब इनके लिंक्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक काम करो, पिन कमेंट चेक करिए, ठीक है। पिन कमेंट क्या है, जो सबसे ऊपर कमेंट आ रहा होगा उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोड पर क्लिक करिए, आपको हर एक चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7503644171 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि भाई कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। एनसीईआरटी बुक सभी बच्चे निकाल लें अपनी, पेज नंबर 25 पे क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए, कह रहा है व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों ध्यान से चेक करिए, एक्वस सॉल्यूशन बनाना है आपको किसका, किसी एसिड का। अब एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर के साथ सॉल्यूशन। किसके साथ? वाटर के साथ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक एसिड हम ले लेते हैं बच्चों, सपोज हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl ले लिया, ठीक। अब HCl को हमने वाटर में डाला, ठीक है ना। HCl को हमने वाटर में डाला, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो गया, जिसको हम HCl एक्वस लिखेंगे। जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो आपको दो तरीके के सॉल्यूशन में दो तरीके के आयन मिलेंगे, हाइड्रोजन आयन और साथ में मिलेगा आपको क्लोराइड आयंस, ठीक है। यहाँ एक्वस लिख देंगे बिकॉज ये आयंस कहाँ प्रेजेंट है, वाटर के सॉल्यूशन में, मतलब वाटर के साथ जो HCl का सॉल्यूशन बनाया गया उस सॉल्यूशन में ये आयंस प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं वहाँ वाटर प्रेजेंट है, इसलिए हमने एक्वस लिखा। जब भी वाटर प्रेजेंट होता है मतलब सॉल्यूशन किसके साथ बनाया जाता है, वाटर के साथ, यानी कि सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर, ठीक है। सॉल्यूट जिसको मिलाया जाता है, सॉल्वेंट जिसमें मिलाया जाता है, ठीक। तो सॉल्यूट यहाँ आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप एक तरीके से समझ सकते हैं, और सॉल्वेंट आपका वाटर है। तो जब भी सॉल्वेंट आपका वाटर होगा तो हम क्या लिखा करेंगे, एक्वस, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, जब आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन वाटर के साथ बनाया, तो आपको ये दो तरीके के आयंस मिलेंगे। अब बहुत सारे आयंस मिलेंगे बिकॉज जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला आपने उसमें बहुत सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो बहुत सारे, एक मॉलिक्यूल आपको एक हाइड्रोजन आयन और एक क्लोराइड आयन देता है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो बहुत सारे आपको हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन मिलेंगे, ठीक है ना। अब ये आयंस क्या है, ये चार्ज पार्टिकल है। और हमको पता है कि जब भी चार्ज पार्टिकल मोशन करते हैं बच्चों, अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए, जब भी चार्ज पार्टिकल मोशन करते हैं तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है बस। अब कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई एक्वस सॉल्यूशन है, ये देखिए, उसमें आपने HCl डाला, ठीक है, वाटर डाला, तो आपका जो है वहाँ पे बहुत सारे H+ और Cl- आयन प्रेजेंट है, बहुत सारे, ठीक। अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक बल्ब लगा दीजिए ऊपर, ऐसा ये बल्ब लगाया, ठीक, और यहाँ आपने एक बैटरी लगाई, ठीक, और स्विच ऑन किया। जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो ये जो H+ और Cl- हैं, ठीक है, जो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, ठीक, तो ये आयंस मोशन करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आयंस का ही फ्लो क्या होता है, आपने पढ़ा है ना, आयंस का फ्लो कह रहा हूँ, सॉरी, चार्ज पार्टिकल का फ्लो ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि भाई जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है उसके जस्ट ऑपोजिट हम अज्यूम करके चलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, ठीक है ना। यानी कि जिधर नेगेटिव चार्ज चलते हैं उसके जस्ट ऑपोजिट इलेक्ट्रिक करंट को अज्यूम किया जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में चार्ज पार्टिकल्स का चलना ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना, ठीक। अब चार्ज पार्टिकल का चलना, चार्ज पार्टिकल का मोशन करना, चार्ज पार्टिकल का फ्लो करना। अब यहाँ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ चार्ज पार्टिकल क्या है, आयंस है, चेक करो, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। तो इस तरीके से एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका, क्योंकि वहाँ फ्री आयंस, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन मौजूद होंगे, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अब जरूरी नहीं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने लिया, आप कोई भी एसिड ले सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए आपने H2SO4 ले लिया, चलिए, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपने ले लिया, तो सल्फ्यूरिक एसिड का अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, हाइड्रोजन आयन मिलेगा और साथ में सल्फेट आयन मिलेगा, ठीक है। देखिए, फिर से आपको कैटायन, एनायन मिल गया। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, एनायन मतलब नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे भी फ्री आयंस एक्वस सॉल्यूशन में अवेलेबल रहेंगे। ये फ्री आयंस मोशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, बहुत इजी है, ठीक है। और क्या बताया था हमने क्लास में, ये फ्री आयंस कैसे मिलते हैं, तो याद करिए बच्चों, ये फ्री आयंस आपको कैसे मिलते हैं, याद है आपको, कहाँ पे बताएं, यहाँ पे, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, ये फ्री आयंस कैसे मिलते हैं, देखिए, जैसे मान लीजिए HCl का आपने मॉलिक्यूल लिया, HCl का आपने मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, इसको वाटर में डाला, तो वाटर का स्ट्रक्चर हमने क्लास में आपको बताया है, ठीक है। वाटर के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव
और हाइड्रोजन पे होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है, डेल डेल का साइन है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ठीक। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की, यानी कि ये जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है इसको ज़्यादा खींच के कौन रखता है, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको ज़्यादा कौन खींच के रखता है, इसको ज़्यादा खींच के रखता है आपका ये क्लोरीन। तो क्लोरीन पे आ जाएगा आपका माइनस, जिधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच के रहते हैं उस पर आ जाता है माइनस, और जिधर से खींच के रहते हैं यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने में सक्षम नहीं हो पाया, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस पर माइनस और जिसकी कम होती है उस पर पॉजिटिव। अब चेक करो, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में मॉलिक्यूल आएगा, आपको पता है प्लस माइनस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ध्यान से चेक करो, ये ऑक्सीजन पे माइनस है तो ये खींचेगा किसको, H+ वाले पार्ट को। इसी तरीके से हाइड्रोजन पे वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H पे यहाँ पॉजिटिव है और H पे पॉजिटिव है तो ये क्लोराइड आयन, ये क्लोरीन को ऐसा, जिसपे Cl पे माइनस है ना, इसको ऐसा खींचेगा और ये बीच से वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। ये फील कराने का तरीका था आपको। इस तरीके से सॉल्यूशन में बहुत सारे H+ और बहुत सारे Cl- आपको मिलेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल हैं और बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल हैं। बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल और बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल जब पास पास आएंगे, इंट्रैक्शन होगा दोनों में, तो इस तरीके के फोर्स लगेंगे और ये बॉन्ड टूट जाया करेगा और आपको हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन आपको वहाँ मिला करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे फ्री आयंस होंगे। जब भी आप उस सॉल्यूशन में एक बल्ब एक्सटर्नल सर्किट में लगा के पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, यानी कि बैटरी कनेक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, क्योंकि वहां पे चार्ज पार्टिकल का मोशन होना शुरू हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। बहरहाल इतनी ये सब बातें आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है। अब आपको एग्जाम में लिखना क्या है वो देख लीजिए। आपको आंसर क्या लिखना है, आपको लिखना है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस इन इट, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन एसिड का क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, अभी हमने आपको बताया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल के प्रेजेंस के कारण। और ये चार्ज पार्टिकल का, ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं इनको हम आयंस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देना होगा आपको एग्जाम में एक एग्जाम्पल। बच्चों एग्जाम्पल आप क्या दोगे, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जाम्पल दे दीजिए। आप बोलिए कि व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला लिख दीजिए, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर देन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। इट्स एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर के साथ उसका सॉल्यूशन जो है, इट कंटेन्स हाइड्रोजन आयन, एक्वस क्यों लिखा है क्योंकि वाटर मौजूद है, एंड क्लोराइड आयन Cl- एक्वस। दीज आयंस कैरी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इन्हीं आयंस के कारण, आयंस का मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जब भी हम उस सॉल्यूशन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट इन चार्ज पार्टिकल के कारण, जो कि आयंस है, इनके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक, बस सिंपल। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ aqueous ions and Cl- aqueous ion, a water solution of hydrochloric acid conduct electricity। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, कर लीजिए। Now students, page number 25, question number 3. Why does dry HCl gas do not change the color of dry litmus paper? अब ध्यान दें, यहाँ पर आपको दो चीजें दी हैं, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस, डाई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, सॉरी। जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाटर में पास कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ठीक है। ये ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है ना। कई बार मैंने बताया, देखिए बच्चों, अंतर होता है, डिफरेंस होता है। अगर ओनली HCl लिखा हुआ है इसका मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, लेकिन अगर HCl और यहाँ एक्वस लिखा हुआ है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। और ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मतलब वहाँ वाटर नहीं प्रेजेंट है, और जब उसको हम वाटर में पास करा देते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का सॉल्यूशन बनता है वाटर के साथ, वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसको हम HCl एक्वस बोलते हैं, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है और ड्राई लिटमस पेपर भी है। ध्यान से चेक करो, ड्राई मतलब सूखा हुआ, वाटर के पार्टिकल वहाँ अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के पास वाटर के पार्टिकल अवेलेबल है ना, तो लिटमस पेपर भी सूखा हुआ है, ड्राई है, वहाँ पे भी वाटर अवेलेबल नहीं है। अब एक बात बताइए बच्चों, जब इन्होंने आपको बोला है कि वाई डज ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर भी ड्राई है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी ड्राई है। अब एक बात बताओ, लिटमस पेपर ये एसिड है ना, ये एसिड है, मतलब आपको लग रहा होगा ये एसिड है, अब ये एसिड नहीं है। जब वाटर में इसको पास करेंगे तब ये एसिड बनेगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वा सॉल्यूशन होता है वाटर के साथ, किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का, ठीक। चलो, तो बच्चों एक बात बताओ, लिटमस पेपर का कलर कब चेंज होगा, सोचो। लिटमस पेपर का कलर कब चेंज होगा का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है कि किसके कारण चेंज होगा। तो जवाब है H+ आयन के कारण चेंज होगा। जब H+ आयन अवेलेबल होंगे तभी तो भाई H+ आयन जो होते हैं वही तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं ना, तभी तो लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा ना। H+ आयन का प्रेजेंट होना जरूरी है। अब ध्यान से चेक करिए, आपको क्या बताया हमने, H+ आयन कब आएंगे, जैसे कि ये HCl है, जब इसका कॉन्टेक्ट वाटर के साथ होगा। वाटर का फॉर्मूला H2O होता है और वाटर का स्ट्रक्चर हमने आपको पढ़ाया है किस तरीके से, ये देखिए कुछ इस तरीके से वाटर का स्ट्रक्चर होता है।
ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव साइन, हाइड्रोजन पे होता है पॉजिटिव साइन, यहाँ पे हाइड्रोजन पे होता है पॉजिटिव साइन। तो HCl जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ध्यान से चेक करिए, ये HCl H और सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ Cl के ऊपर होता है माइनस और H के ऊपर होता है आपका प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाइड्रोजन से क्या है ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी, ठीक है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो यहाँ आता है नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आता है पॉजिटिव। और वाटर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव, हाइड्रोजन पे आता है पॉजिटिव, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, जैसे ही HCl का मॉलिक्यूल वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा तुरंत ही ये Cl के ऊपर जो माइनस है इसको कौन सा पार्ट अट्रैक्ट करेगा? वाटर का H+ वाला पार्ट अट्रैक्ट करेगा। ये ऐसे फोर्स लगेगा और ये यहाँ से ऐसे टूट जाएगा। और O- किसको अट्रैक्ट करेगा? H+ को। चेक करो ना, H और Cl के बीच वाला ये बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि Cl- को H+ अट्रैक्ट करेगा, वाटर का H+, और वाटर का O- H+ को अट्रैक्ट करेगा, HCl के H+ को अट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ठीक। जैसे ही टूट जाएगा यहाँ पे आयंस फ्री हो जाएंगे, H+ अलग हो जाएगा और Cl- यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में मतलब जब वाटर मौजूद होगा तो आपको हाइड्रोजन आयन वहाँ पर मिलेंगे, जिसके कारण लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब आप चेक कर लो बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी क्या है? ड्राई है, ठीक है। यानी कि ना तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के पास वाटर अवेलेबल है और ना तो लिटमस पेपर के पास वाटर अवेलेबल है। तो जब वाटर ही नहीं है, ध्यान से चेक करो, जब वाटर ही नहीं है अवेलेबल कहीं पर तो ये वाला प्रोसेस ही नहीं होगा, ठीक। ये वाला प्रोसेस ही नहीं होगा। चेक करिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरीके से आएगा। Cl पे होगा माइनस क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है और यहाँ पर होगा प्लस, कोई बात नहीं। अब ध्यान से चेक करो कि जब इसके पास वाटर आएगा ही नहीं तो इस बॉन्ड को फोर्स लगा के तोड़ेगा कौन? बताओ। इस Cl- को खींचने वाला कोई नहीं है, इस Cl- को खींचने वाला कोई H+ नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे ये वाला H+ तो है, वो तो खींच के रखा है, ये तभी तो बॉन्ड बना हुआ है। और इस H+ को खींचने वाला कोई नेगेटिव आयन नहीं है, कोई नेगेटिव मतलब चार्ज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था? चेक करो, H+ को कौन खींचता था? O- और Cl- को कौन खींचता था? H+, तभी तो ये बॉन्ड टूटता था। अब वाटर जब अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो Cl- को कौन खींचेगा? H+ को कौन खींचेगा? तो ये बॉन्ड कभी ब्रेक ही नहीं होगा। H और Cl के बीच में जो बॉन्ड है कभी ब्रेक ही नहीं होगा। जब ब्रेक नहीं होगा तो H+ फ्री नहीं होगा, Cl- फ्री नहीं होगा। H+ जब फ्री नहीं होगा तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो ही नहीं होगा। बस बात खत्म है यहाँ पर, ठीक। अब एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बच्चों, यहीं पे आंसर लिखाने से पहले बहुत ध्यान से चेक करिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तो है, ड्राई है, तो यहाँ पर मेरे पास ड्राई HCl गैस है, चलो मान लो, ठीक। और जो मैं लिटमस पेपर ला रहा हूँ बच्चों, ये मेरे पास लिटमस पेपर है, मान लो। ये लिटमस पेपर मैंने क्या किया? लिटमस पेपर को पहले पानी में डाल दिया, वाटर में डाल के इसको मैंने गीला कर लिया, वेट कर लिया, ठीक है। इसको मैंने गीला कर लिया। आप बताओ, जब यहाँ से गैस ऐसे आ रही है, ड्राई HCl गैस आ रही है और यहाँ पर हमने ऐसे लिटमस पेपर लगाया, लेकिन लिटमस पेपर ड्राई नहीं है मेरा, इस बार वेट है, गीला कर लिया। तो बताइए लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा कि नहीं होगा? बताइए। बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लिटमस पेपर जो मैंने वेट कर लिया है, ये वेट लिटमस पेपर है। ये लिटमस पेपर आपका कैसा है? वेट है। वेट का मतलब गीला है, मतलब इस पे वाटर के पार्टिकल लगे हुए हैं। ये देखिए, ये सब वाटर के पार्टिकल लगे हैं, H2O वाटर है इसमें। तो जैसे ही वाटर HCl के कांटेक्ट में आएगा, ये वाला प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। ड्राई HCl आ रही है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन लिटमस पेपर पे तो क्या लगा हुआ है? वाटर के पार्टिकल्स लगे हुए हैं ना। तो जैसे ही ये HCl लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगा तो लिटमस पेपर पे H2O लगाया, यानी कि H2O कांटेक्ट में आएगा, ये वाला प्रोसेस हो जाएगा। H+ को खींचेगा O-, Cl- को खींचेगा H+, ये बॉन्ड बीच से ब्रेक हो जाएगा और H+ वहाँ फ्री हो जाएगा। और H+ के कारण वहाँ पे मीडियम कैसा हो जाएगा? एसिडिक। और इस तरीके से लिटमस पेपर अपना कलर चेंज कर लेगा, ठीक है। और एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, AB रोड याद कराया था। एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर लेके आओगे तो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर H+ आयंस अवेलेबल हो जाएंगे जो कि एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक को शो करेंगे। सिंपल है। अब इसका आंसर कैसे लिखना है एग्जाम में? देखिए, इसका आंसर लिखेंगे, कलर ऑफ लिटमस पेपर इज चेंज बाय द हाइड्रोजन आयन। सबसे पहले तो आपको बताना है कि भाई लिटमस पेपर का कलर क्यों चेंज होगा, तो जवाब है हाइड्रोजन आयंस के कारण, यानी कि H+ आयंस के कारण। ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन H+ आयंस। फिर हम बताएंगे भाई ये जो ड्राई यानी कि सूखी हुई HCl गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, इसमें H+ आयन नहीं होते हैं, ठीक। इट इज ओनली इन द एक्वा सॉल्यूशन दैट एन एसिड डिसोशिएट्स टू गिव आयंस, ठीक है। तो ऐसा केवल एक्वा सॉल्यूशन में ही होता है, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब HCl को आप वाटर में पास करा दीजिए, ठीक है, तो एक्वा सॉल्यूशन बनेगा, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, वो H+ और Cl- में ब्रेक होगा, ठीक है, तभी आपको हाइड्रोजन आयन मिलेगा वहां पर, ठीक है। सिंस इन दिस केस नाइदर HCl इज इन द एक्वस फॉर्म, ठीक है, ये जो केस हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पर ना तो HCl आपका एक्वस फॉर्म में, मतलब वहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं है, नॉर द लिटमस पेपर इज वेट, ना तो ही लिटमस पेपर आपका वेट है, लिटमस पेपर भी ड्राई है। देयरफॉर द कलर ऑफ द लिटमस पेपर डज नॉट चेंज, क्योंकि H+ आयन नहीं, H हाइड्रोजन आयन आने की संभावना कहीं से नहीं है। आपका लिटमस पेपर भी ड्राई है और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी क्या है?
ड्राई है, ठीक है। तो H+ कभी आ ही नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पर लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि लिटमस पेपर कलर हाइड्रोजन आयन के कारण चेंज करता है, H+ आयंस के कारण चेंज करता है, और H+ आयंस आने की संभावना यहाँ पर है नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड। देखो एसिड को डाइल्यूट करना मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करना, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन कम करने का मतलब है, आप इस तरीके से समझिए। देखिए मान लीजिए आपने 1 यूनिट वॉल्यूम लिया, ये 1 यूनिट वॉल्यूम है। अब 1 यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पर ब्लू मार्कर से देखिए हम आपको एसिड दिखा रहे हैं, ये देखिए ये सब एसिड्स हैं, ये एसिड के पार्टिकल्स हैं, ऐसे समझ लो, मतलब इतना एसिड है ये ब्लू मार्कर से जो दिखाया है, ठीक। ये देखिए ये एसिड है, और बचा हुआ जो व्हाइट कलर का है पोर्शन वो आपका वाटर है मान लो, ठीक। अब ये देखिए 1 यूनिट वॉल्यूम हमने यहाँ पर भी लिया, और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए एसिड कम है, यहाँ एसिड ज़्यादा है, ठीक। तो कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड है ये? अब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझ में आया। एसिड अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम सैंपल लेंगे तो उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी और वाटर की मात्रा उसमें कम होगी। बात समझ में आया? तो ये कॉन्सेंट्रेटेड है और ये क्या है? डाइल्यूट एसिड है। डाइल्यूट एसिड के पर यूनिट वॉल्यूम में अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम का सैंपल लें तो उसमें एसिड के पार्टिकल, मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो एसिड के पार्टिकल्स आपको कम मिलेंगे और वाटर आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये डाइल्यूट है और ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। बात समझ आ गई कि नहीं आई? ठीक है। तो कह रहा है while diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water, not water to the acid. Okay. कह रहा है जब आप एसिड को डाइल्यूट करोगे, मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से क्या बनाओगे आप? डाइल्यूट एसिड बनाओगे। तो why it is recommended that acid should be added to the water। बच्चों एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डालना चाहिए, वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर हम दो डायग्राम आपके सामने बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक फ्लास्क हमने लिया, ठीक, और फ्लास्क में ये आपका देखिए ये वाटर है, ये वाटर भरा हुआ है ऐसा, ठीक। ब्लैक मार्कर से वाटर दिखाया है और ये ब्लू मार्कर से आप जो हम दिखा रहे हैं ये एसिड है। ये एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप आप डाल रहे हो यहाँ पर, ठीक। ये फर्स्ट डायग्राम है आपका। और सेकेंड डायग्राम देखिए बच्चों, यहाँ पर फ्लास्क है आपके पास, ठीक है। और इसी का जस्ट ऑपोजिट हम करते हैं। एसिड हमने फ्लास्क में ले लिया, ये देखिए ये एसिड ले लिया और ऊपर से हम वाटर ऐड कर रहे हैं। इस बार ये ब्लैक कलर से हमने वाटर दिखाया है, तो ये वाटर ऐड कर रहे हैं। तो कौन सा तरीका सही है? तो जवाब है फर्स्ट वाला जो मेथड है ये सही है और सेकंड वाला जो मेथड है ये रॉन्ग है, ठीक। ऐसा क्यों? ध्यान से चेक करो। जब ऊपर से आप ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालोगे, ठीक है, तो एसिड जैसे ही वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है, तो एसिड वाटर में डिजॉल्व होने लगता है, ठीक। तो जब एसिड वाटर में डिजॉल्व होने लगता है तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब उसके कारण कुछ भी हो, सिस्टम स्टेबल हो रहा होता है। सिस्टम स्टेबल जब भी होगा तो आपको पता है सिस्टम लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा। लोअर एनर्जी स्टेट में जाने का मतलब है बहुत सारी एनर्जी निकालेगा। वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है। तो ध्यान रखिए कि जब भी एसिड को वाटर में डालते हैं या एसिड वाटर के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही एसिड के पार्टिकल्स वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, बहुत ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हीट इवॉल्व होती है। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, जैसे एक ड्रॉप एसिड गया, अब यहाँ पे हीट जब निकलेगी, ये देखिए ये हीट ऐसे निकली, ये हीट निकली, ठीक है, ये हीट निकली बहुत सारी। तो हीट जब निकली बच्चों तो यहाँ वाटर अवेलेबल है, फ्लास्क में वाटर अवेलेबल है और वाटर क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। आपको पता है वाटर की लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। वाटर की लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर की बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि आप इस तरीके से समझिए कि वाटर को वेपर बनने में बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। तो एक ड्रॉप जब आप एसिड पहले डालोगे यहाँ पर, तो जो भी हीट निकलेगी वो सारी की सारी हीट कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आप एक ड्रॉप वाटर डालोगे एसिड में तो यहाँ एसिड बहुत सारा है, ठीक है। तो इतना सारा एसिड और वाटर इतना कम, समझो जरा। जैसे ही वाटर एसिड के कांटेक्ट में आएगा, हीट निकलेगी, बहुत सारी हीट निकलेगी, लेकिन उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ वाटर अवेलेबल नहीं है बच्चों। ध्यान से चेक करो, ठीक है। एक ही ड्रॉप तो वाटर आपने यहाँ पे डाला है या थोड़ा सा आपने वाटर डाला है और हीट बहुत सारी निकलेगी, नो डाउट। अब हीट क्या करेगी? ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, ध्यान से चेक करो, ये जो वाटर गया है थोड़ा इसे तो वाटर है, इतनी सारी हीट थोड़े से वाटर को फटाक से स्टीम में चेंज कर देगी। दिमाग लगाइए बच्चों, ठीक है। जैसे ही ये वाटर यहाँ एसिड के कांटेक्ट में आया, तुरंत इतनी सारी हीट निकली। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर हीट बहुत सारी निकली है, लेकिन फ्लास्क में पानी बहुत सारा अवेलेबल है, ठीक। तो बहुत सारे पानी ने क्या किया? बहुत सारे पानी ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, सही है। तो स्टीम नहीं बनी वहां पर। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पानी बच्चों बहुत कम है। कम पानी को अगर आप इतना सारा हीट दोगे तो सारा का सारा पानी स्टीम में चेंज हो जाएगा। अब बच्चों जैसे ही स्टीम में चेंज होता है, प्रोसेस देखिएगा, जैसे ही पानी इसमें एक ड्रॉप गिरा, ये ऐसे एसिड के कांटेक्ट में आया, तुरंत यहाँ पर हीट निकली। ध्यान से चेक करो, यहाँ पे ऐसे हीट इवॉल्व हुई और ये जो वाटर इसमें गिरा था ये तुरंत स्टीम में चेंज हो गया, ये देखिए। और सुनिए बच्चों ध्यान से,
जब स्टीम में चेंज होगा ना, स्टीम में चेंज होने का मतलब है वाटर के पार्टिकल्स अब गैशियस फॉर्म में आगे बहुत तेजी से मोशन करेंगे ऊपर की डायरेक्शन में, और बहुत तेजी से जब वो मोशन करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई है, पता है, वो एसिड के पार्टिकल भी लेके उछाल के ऊपर चलेंगे अपने साथ। जैसे कि आप साइकिल लेके जा रहे हो, ठीक, बहुत तेजी से आप जा रहे हो और सामने किसी दूसरे आप साइकिल से लड़ गए, तो सोचो ना, आप जब दूसरे साइकिल को ऐसा टक्कर मारते हो तो वो साइकिल भी आगे जाती है। आपकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि आप जिसके कांटेक्ट में आते हो आप उसको भी लेके आगे जा रहे हो। ठीक इसी तरीके से यहां पर क्या होता है कि जब वाटर से स्टीम बनेगा, जैसे ही स्टीम बनता है वो स्टीम अकेला ऊपर नहीं आएगा, ना 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 ना, वो स्टीम में क्या है, वाटर के पार्टिकल्स हैं। तो भैया गिरा तो वो एसिड में था ना, तो जब उस स्टीम की यानी कि वाटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो तो एसिड के पार्टिकल को भी लेगा ऊपर चलेगा, तो उसके कांटेक्ट में वो टक्कर मार के उसको भी ऊपर ले जाएगा। तो बहुत सारे एसिड के पार्टिकल्स यहां पर बच्चों ऊपर आने की संभावना है, जिसको हम बोलते हैं कि एसिड स्प्लैश हो गया। क्या हो गया, एसिड स्प्लैश आउट हो गया फ्लास्क में से, स्प्लैश होके ऐसा आके हमारे कपड़ों पे गिर सकता है, हमारे चेहरे पे गिर सकता है, और एसिड बर्न हो सकता है, यानी कि हमारे को नुकसान हो सकता है। आपको पता है स्किन पे जब एसिड गिरता है तो स्किन बर्न हो जाती है, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होगी। बात समझ में आएगी नहीं? इसलिए हम किसको किस में ऐड करेंगे, तो जवाब है हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड करेंगे, किसमें, वाटर में। एक ड्रॉप ऐड करेंगे, वेट करेंगे, ताकि जितनी भी हीट निकले वो सारा का सारा वाटर क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। बात समझ में आई? ऐसे धीरे धीरे एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, वाटर को एसिड में ऐड नहीं करेंगे, इससे एसिड स्प्लैश हो जाएगा और आपके चेहरे और कपड़ों पे गिर सकता है। कोई डाउट है? अब देखिए एग्जाम में इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हम लोग ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट लिखेंगे, बट उससे पहले हम कुछ बात बताएंगे उनको। हम बोलेंगे अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर टू इट। ठीक, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड अगर होगा तो उसमें वाटर मिलाकर उसको डाइल्यूट किया जा सकता है, लेकिन वाटर को एसिड में डालें कि एसिड को वाटर में डालें, ये बात हमें नीचे डिसाइड करनी होगी। फिर हम बताएंगे द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक। हाँ भाई, ये बात भी बताएंगे कि जब हम वाटर को एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, अब ये मिक्स करने का प्रोसेस 2 तरीके का प्रोसेस, चाहे ऐसा करो चाहे ऐसा करो, लेकिन हमें ऐसा करना है, आपको पता है। तो जब हम इसको मिक्स कर रहे होते हैं वाटर को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ, तो ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाईली एक्सोथर्मिक क्यों होता है, हमने आपको बताया, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है क्योंकि सिस्टम स्टेबल हो रहा होता है, और जब भी सिस्टम स्टेबल होगा तो लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर निकल के आएगी। ठीक है, तो यही बात हमने यहाँ पर बताई है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर टू अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है। इतना बताने के बाद बच्चों आप यहां पर 2 पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, व्हेन द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू द वाटर, ये वाले डायग्राम के लिए, व्हेन द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज, जब एसिड को हम कहां ऐड करेंगे, वाटर में, ड्रॉप बाय ड्रॉप, देन द हीट इज इवॉल्व्ड ग्रेजुअली एंड इजिली एब्जॉर्ब बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो जो हीट निकलेगी जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को वाटर में डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, तो लार्ज अमाउंट में जो हीट निकलेगी वो ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे वाटर के द्वारा, वहाँ पे वाटर बहुत सारा अवेलेबल है, तो धीरे धीरे वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और हमें किसी भी प्रकार का कोई हार्म नहीं होगा, हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। और सेकंड पॉइंट में हम ये वाले डायग्राम के लिए आंसर लिखेंगे क्या, कि इफ द वाटर इज एडेड टू द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर आपने डाला तो क्या होगा, देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड एट वंस। ठीक है, पल भर में ही बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। दिस हीट चेंजेस सम ऑफ द वाटर टू स्टीम एक्सप्लोसिवली, और ये जो हीट निकलेगी, थोड़ा सा ही तो पानी था, उस पानी को ये एक्सप्लोसिवली, मतलब एक एक्सप्लोजन सा होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा स्टीम ऐसा अचानक से निकलेगी तो उसको हम बोलेंगे एक्सप्लोजन है। और जब वो स्टीम निकलेगी तो उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे एसिड के पार्टिकल्स को भी अपने साथ में लेते हुए निकलेगी, जो हमारे चेहरे पे गिर सकता है। यही बात यहाँ पर हमने लैंग्वेज के फॉर्म में लिखी हुई है। द हीट चेंजेस सम ऑफ द वाटर टू स्टीम एक्सप्लोसिवली विच कैन स्प्लैश द एसिड आउट, which can splash the acid on our face or clothes and cause acid burns। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है, नोट कर लीजिए। नंबर 5, how is the concentration of hydronium ions affected when a solution of an acid is diluted। अब देखो हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, सबको पता है कि कोई भी एसिड होगा आपको तो वो H+ देता है, जिसको हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन आयन स्टेबल नहीं रहता है, अनस्टेबल होता है, तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वाटर का सहारा लेता है। ठीक है ना, तो ये H+ आयन जो होता है ये H2O के साथ वापस से कंबाइन हो जाता है और आपको हाइड्रोनियम आयन देता है H3O+। ठीक है ना, ये H+ क्या है, ये आपको एसिड से मिला हुआ हाइड्रोजन आयन है, लेकिन जब ये हाइड्रोजन आयन वाटर के पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हाइड्रोजन आयन या ये आपका हाइड्रोनियम आयन है H3O+। इन दोनों में से स्टेबल कौन है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम
आयन, इन दोनों में से स्टेबल कौन है? तो जवाब है हाइड्रोनियम आयन आपका क्या है? मोर स्टेबल। ठीक है, मोर स्टेबल। बहरहाल ये बात बतानी ज़रूरी थी तो हमने आपको ऐसे ही बस बता दिया। अब देखिए ज़रा, आप क्या कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन किस तरीके से इफेक्ट होगी अगर आप एसिड को डाइल्यूट करोगे, यही क्वेश्चन है। एसिड को डाइल्यूट करने का मतलब क्या है बच्चे? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में मिलाएंगे। करेक्ट, बात समझो जरा, देखो बात समझो। अब हमारे पास कोई एसिड का सैंपल रखा हुआ था, ये हमारे पास एसिड का सैंपल रखा हुआ था। करेक्ट, अब ये एसिड का सैंपल हमारे पास रखा है और ये ब्लू कलर से हम आपको एसिड के पार्टिकल्स दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एसिड के पार्टिकल्स हैं आपके। ठीक है, ठीक, एसिड के पार्टिकल्स क्या हम आपको दिखा रहे हैं, ये समझ लो आप। एसिड क्या देता है आपको, बताओ? हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन फर्दर पानी तो यहाँ मौजूद होगा ही होगा। बात समझो, जितने भी ब्लू डॉट्स दिखाए हैं, जितने भी ब्लू डॉट्स दिखाए हैं वो आपके H3O+ दिखाए हैं हमने, हाइड्रोनियम आयन दिखाए। कैसे सर? अरे इसमें एसिड होगा, ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन है ये वाटर होगा। ठीक, ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन है वाटर है ना। ठीक, तो ये वाटर है, मतलब ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड। किसी एसिड का ये एक्वस सॉल्यूशन है। पानी तो पक्का रहता है, पानी तो हमेशा पक्का रहता है। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड है ये कहीं ना कहीं। ठीक, अब यहाँ पर जो ब्लू डॉट से दिखाया है क्या? हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन कैसे बने होंगे बताइए? पहले एसिड वाटर के कांटेक्ट में आके क्या बनाया होगा? हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन वापस से वाटर के कांटेक्ट में आके स्टेबल हो गया होगा और हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे बनाया होगा। तो ये बहुत सारे हाइड्रोनियम आयन है। सुन लो, हाइड्रोजन आयन बोलो चाहे हाइड्रोनियम आयन बोलो, बात क्या है? सेम ही है, क्योंकि ध्यान से चेक करो, एक हाइड्रोजन आयन से ही तो एक हाइड्रोनियम आयन बनता है। एक हाइड्रोजन आयन एक वाटर पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। इसको ऐसा रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। बात समझ नहीं कि नहीं? ठीक है ना, तो ये चीज़ है। बहरहाल ये मुद्दा नहीं है, वरना हम उसमें और भी डिटेल में जाते हैं। मुद्दा ये है कि जब आप इसको डाइल्यूट करोगे, इसको आप डाइल्यूट करिए। ठीक, डाइल्यूट कैसे करोगे बताओ? यहाँ से ये जो एसिड का सैंपल है, सैंपल इसको उठा के ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में डालते गए, पानी में डालते गए, पानी में डालते गए। ठीक, सही है। तो जब आप इसको पानी में डालते जाओगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ध्यान से करिए, ये सॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया, ये सॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया। सही है। अब मान लो यहाँ पर जो हमारे पास सैंपल था, इसमें हाइड्रोजन आयन के 1000 पार्टिकल्स थे। कितने? 1000 पार्टिकल्स थे। ठीक, इतने से वॉल्यूम में 1000 पार्टिकल्स यहाँ पर थे। ठीक, जब आपने पानी मिला दिया तो देखिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये वॉल्यूम इतना हो गया। लेकिन अब जो हाइड्रोनियम आयन आपको दिखाई पड़ेंगे ना, वो कहीं यहाँ दिखाई पड़ेंगे, फिर यहाँ, 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 फिर यहाँ। ये कुछ इस तरीके से डायग्राम आपका बन के आएगा। सही है। अब एक बात बताइए, ज़रा ध्यान से चेक करो, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड था, क्योंकि इतने से वॉल्यूम में आपको हाइड्रोजन आयन बोलो चाहे हाइड्रोनियम आयन बोलो, उसकी टेंशन नहीं, इतने से वॉल्यूम में आपको हाइड्रोजन आयन बहुत सारे मिल रहे थे। यहाँ पर कितने हाइड्रोनियम आयन है? तो जवाब है 1000 पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर भी कितने पार्टिकल्स हैं? 1000 पार्टिकल्स हैं। ध्यान से चेक करो भाई, ये हाइड्रोनियम आयन सारे कहीं गायब थोड़ी ना हो गए। ठीक, जब इसको उठा के धीरे धीरे वाटर में डाला, वाटर में डाला, वाटर में डाला, वाटर में डाला, वॉल्यूम ये ज़्यादा वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ये ज़्यादा हो गया। ये जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स हैं जो कि हाइड्रोनियम आयन है H3O+, ये अभी भी 1000 है, लेकिन ये ज़्यादा जगह में रह रहे हैं, ज़्यादा वॉल्यूम में रह रहे हैं। यानी कि अब इतने से वॉल्यूम में जब चेक करोगे, ध्यान से चेक करो, उतने से ही वॉल्यूम में जब चेक करोगे तो पहले आपको हाइड्रोजन आयन के 1000 पार्टिकल्स मिल रहे थे और अब आपको हाइड्रोजन आयन के इतने से पोर्शन में आपको सपोज 10 पार्टिकल्स मिल रहे हैं। करेक्ट। तो पर यूनिट वॉल्यूम में आप देख रहे हो हाइड्रोनियम आयन की क्वांटिटी कम हो गई है, इसको हम बोलते हैं डाइल्यूट हो गया, या हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? कम हो गया। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बताइए? पर यूनिट वॉल्यूम में, सैंपल के पर यूनिट वॉल्यूम में आप चेक करोगे कि हाइड्रोजन आयन के कितने पार्टिकल हैं। तो पहले पर यूनिट वॉल्यूम में मान लीजिए कितने थे? 1000 पार्टिकल्स। अब कितने आ रहे हैं? 10। तो डाइल्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा बताइए? डाइल्यूट करने के बाद हाइड्रोनियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी। बस यही आपको आंसर लिखना है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? तो जवाब है व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीजेज। चेक करो, सिंपल है। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्या किया, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था। ये देखिए, ये एक हमारे पास फ्लास्क है और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, पक्का यहाँ पानी तो मौजूद होगा ही, नो डाउट। ठीक है,
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस का क्या मतलब होता है? स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है कि सारा का सारा करस्पॉन्डिंग आयंस में आयनाइज हो जाएगा, इनके डिसोशिएट हो जाएगा। तो NaOH आपको क्या देगा? सोडियम आयन देगा और साथ में क्या देगा? हाइड्रोक्साइड आयन देगा। यानी कि इस फ्लास्क में ध्यान से चेक करिए, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे Na+ और बहुत सारे OH- मौजूद हैं। तो चेक कर लो, यहाँ पर बहुत सारे Na+ और बहुत सारे OH- मौजूद हैं। ठीक, तो ब्लैक कलर से हम आपको Na+ दिखा रहे हैं, ये देखिए सोडियम प्लस, और ब्लू कलर से हम आपको OH- दिखा रहे हैं। जितने सोडियम प्लस होंगे उतने ही OH- होंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको बस कॉन्सेंट्रेट करना है किस पे? OH- पे, ठीक है। ये देखिए, अब ब्लू और ब्लैक वाले इक्वल नहीं बन रहे होंगे तो उसको आप इग्नोर करो। बस आपको फोकस कहाँ करना है? अभी आपको फोकस करना है, ये आपको फोकस करना है हाइड्रोक्साइड आयन पे। ध्यान से चेक करिए, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है किसी फ्लास्क में तो वहाँ पक्का क्या है? OH- आयन है। अब सुनो, करा क्या जाता है, इसमें आप क्या डालते हो? एक्सेस बेस डाल देते हो। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, कह रहा हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रखा है ना, इसमें क्या किया आपने? एक्सेस बेस डाल दिया बच्चों। एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा इसमें आपने बेस डाला। अब एक बार बताओ बच्चों, इसमें अगर आपने एक्सेस बेस डाला होगा, ठीक, तो बेस कोई भी हो, बेस कोई भी हो, बेस कंटेन्स व्हाट? बेस कंटेन्स बेस में क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं कि नहीं? अरे भाई, एसिड में H+ आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन, और बेस में क्या होते हैं? OH-। तो जब आप इसमें बेस डालोगे, ऐसा बेस डालोगे, दो बातें होंगी। वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, ध्यान से चेक करो, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो पहले ये वॉल्यूम इतना था, अब ये वॉल्यूम इतना हो गया। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो पहली बात तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन यहां रखा था, उसी के कारण, ये देखिए ब्लू पेन से जो हमने दिखाया, उसी के कारण बहुत सारे OH- यहाँ पे पहले से ही थे, बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन पहले से ही थे, और आपने एक्सेस बेस भी डाल दिया। तो बाहर से जो एक्सेस बेस आएगा वो कोई भी बेस हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, कोई भी बेस हो, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, कुछ भी, कोई भी बेस हो, ठीक है। तो उस बेस में OH- और भी होंगे। तो यहां पर क्या होगा बताइए? OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड बेस, हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन के आने के दो कारण हो जाएंगे। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि सारा का सारा आयनाइज हो गया, ठीक है, सारा का सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+ OH- में ब्रेक हो गया था, पहले से बहुत सारे OH- है, और आप बाहर से OH- और डाल रहे हो, बाहर से आप बेस और डाल रहे हो। बेस में क्या होता है? बेस कंटेन्स व्हाट? बेस में क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो भैया यहाँ तो बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएंगे, यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मना नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, पहले वॉल्यूम इतना था, बेस डाला, अब ये वॉल्यूम बढ़ गया। लेकिन अब आपको यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड आयन दिखाई पड़ रहे थे, उससे भी ज़्यादा पास हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में हाइड्रोक्साइड आयंस की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब हम पूरे फ्लास्क में यहाँ नहीं बना रहे हैं, ये पूरा ऐसे बहुत ही ये कंजेस्टेड, आपको ऐसे पास बना के सोचना है, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिएगा, और सोडियम आयन जितने थे वो तो रहेंगे, ये ब्लैक कलर से, उससे हमें मतलब नहीं है। और ये बाहर से जो बेस डाला उसका जो कैटायन है वो भी रहेगा, उससे मतलब नहीं। आप सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन पे कंसंट्रेट करो। तो चेक करो, पहले पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हाइड्रोक्साइड आयन दिख रहे थे? 1 2 3 4, ठीक। अब पर यूनिट वॉल्यूम में चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन दिख रहे हैं। तो बताइए क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जब आपने एक्सेस बेस डाला तो हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से अफेक्ट हुई? तो जवाब है हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गई, बढ़ गई। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है। तो यही हमने आंसर लिखा है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस वुड इंक्रीज व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कोई डाउट है बताइए? सिंपल है। ओके, तो ये क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 तक है ना। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के पेज नंबर 28 पे जो क्वेश्चंस है उनको हम करेंगे। वो क्वेश्चंस आपके एंड स्क्रीन पे आ रहे होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं था, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 6 था, है ना। यस, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो एंड स्क्रीन पे आ रहे होंगे, ठीक है। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, पिन कमेंट को चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।